नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096906608971523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे यूपीपीएससी पेड क्विजेस जो हम लगातार देख रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का चंद्रमा, इसकी स्टडी को जानते हैं सेलिनोलॉजी के नाम से। ठीक है, बी ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। एक टर्म आपने कई बार सुना होगा, स्पेशली जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, दोआब का जो है अर्थ क्या होता है। ठीक है, वही यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो दो नदियाँ जो हैं इनके बीच की जो भूमि होती है, ठीक है, तो इसी को कलेक्टिवली जाना जाता है एज दोआब। ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा गंगा यमुना का दोआब जैसे काफ़ी फेमस है, काफ़ी फर्टाइल है ये लैंड। ठीक है, तो यहाँ से इसको संदर्भित करते हैं दोआब के टर्म से। वातावरण की सबसे गर्म परत जो है वो कौन सी होती है ये बताना है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर के जो आप जैसे लेयर्स देखते हैं, ठीक है, अर्थ के ऊपर से जैसे स्टार्ट करें तो क्या आता है, ट्रोपोस्फियर आता है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर है ना, फिर एक्सोस्फियर। तो जो सबसे इसमें से गर्म लेयर होती है हमारी ये होती है थर्मोस्फियर। ठीक, ये करेक्ट हो जाएगा। अगर इसी में हम बात कर लें कि जो सबसे हमारी कोल्ड कह लीजिए है ना लेयर होगी वो कौन सी होती है, तो ये होती है मीजोस्फीयर। ठीक है, ऑप्शन इसमें इस क्वेश्चन के लिए कौन सा करेक्ट हो गया, बी वाला। इनमें से कौन सा द्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। तो आप ऐसे इंडिया का मैप यहाँ पे पेनिनसुलर इंडिया का मैप जब देखते हैं तो ये इंडियन ओशन का पार्ट है। ठीक है, इधर ये जो आप देखते हैं ये अरेबियन ओशन का पार्ट है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल इधर आप देखते हैं तो क्या है, अब अरेबियन सी में आप देखेंगे तो इधर लक्षद्वीप की यूनियन टेरिटरी जो है यही तो आएगी ना, तो ये करेक्ट हो जाएगा। निकोबार, अंडमान ये सब तो इधर है। ठीक, नेक्स्ट है कि खारदुंगला जो दर्रा है, माउंटेनियस पासेस के बारे में हम पढ़ते हैं ना, पहले भी हमने कई सारे देख रखे हैं। तो खारदुंगला जो है किस पर्वत श्रेणी से संबंधित है, तो हिमालयन रेंज आप जो देखते हैं, लद्दाख श्रेणी जो है इससे संबंधित है। ऑप्शन ए को चूज करेंगे। भारत सरकार के द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस पहली बार कब मनाया गया था। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में भी आपसे ये पूछा था, जैसे कि इसमें अपडेट ये था कि जो 17th एडिशन होने वाला है 2023 में, ठीक, वो कहाँ पे हो रहा है, इंदौर में। ठीक, इसकी अनाउंसमेंट की गई थी, हमने बताया था। तो अब प्रवासी भारतीय दिवस जो है, जो ओवरसीज इंडियंस होते हैं, ठीक है, तो उनके संदर्भ में इस डे को ऑब्जर्व करते हैं। तो पहली बार ये मनाया गया वर्ष 2003 में। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा। हम इसको कब मनाते हैं, 9 जनवरी को। क्यों मनाते हैं, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका से रिटर्न होकर इंडिया आए थे, तो उसी डे को यहाँ पे जो है सेलिब्रेट करने के लिए इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो ऑप्शन ए को चूज कर लेते हैं यहाँ से। अब ये तो काफ़ी सरल सा सवाल है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से बहती है, अगर आपको इतना ही पता है। ठीक है, नहीं भी पता है तो श्रीनगर कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। कानपुर उत्तर प्रदेश में गंगा नदी से संबंधित है। लखनऊ जो है गोमती नदी से हो गया। डिब्रूगढ़ बचेगा असम में। ठीक है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो ऐसे एलिमिनेट भी कर लिया करिए इन सब क्वेश्चन को। भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया है। ठीक है, तो रेलवे यूनिवर्सिटी स्टाफ कॉलेज है ना, जो ट्रेनिंग एक तरीके का इंस्टीट्यूट है, ये यहाँ पे वडोदरा गुजरात में स्थित है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। इन रेलवे स्टेशनों में से कौन सा एक विश्व विरासत स्थल है। ठीक है, जो हेरिटेज लिस्ट होती है ना यूनेस्को की, तो उसमें कौन सा सम्मिलित है, जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है मुंबई में। ठीक है, ये बोडो लैंग्वेज के बारे में कहा जा रहा है कि किस राज्य में मुख्य रूप से ये बोली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे बोडो बोली जाती है असम के क्षेत्र में। आप ये बताइए हमारे ये जो आपका 8वां शेड्यूल है ना, जिसमें 22 भाषाएं हैं, तो बोडो लैंग्वेज को किस अमेंडमेंट के द्वारा इसमें ऐड किया गया था। ठीक है, ये हमने बता दिया कि बोडो लैंग्वेज जो है इंक्लूडेड है 8th शेड्यूल में। तो अमेंडमेंट का नंबर जरा बताइए, पहले भी आपको कई बार बताया गया है।
भारत में सबसे लंबा समुद्र तट जो है वो कौन सा है, ठीक। तो यहाँ पे चेन्नई में देखेंगे आप, ठीक है। तो मरीना बीच है, ये लगभग 12 किलोमीटर लंबा जो है एक बीच है, ठीक है। विश्व में जो है सेकंड लार्जेस्ट बीच की जो है इसको उपलब्धि प्राप्त है। तो ध्यान रखेंगे मरीना बीच यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट। निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो लेक डिस्ट्रिक्ट भारत के इस रूप में जाना जाता है हमारा उत्तराखंड का जो नैनीताल है इसको। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना इसमें से किसने की थी ये बताना है, ठीक है। तो ये एक तरीके का कह लीजिए शॉर्ट लिव्ड रिवॉल्यूशनरी आर्मी था जिसको स्टैब्लिश किया था ये सूर्य सेन जो डी ऑप्शन में है इन्होंने, और जो अनुशीलन समिति थी है ना उसके मेंबर्स ने, ठीक, 1930 में। बेसिकली इसका जो एम था, ये जो इधर बंगाल के रीजन में चिटगांव है, ठीक है, अभी वर्तमान में बांग्लादेश में, तो इन सब रीजन से जो ब्रिटिश रूल के अंतर्गत थे, तो ब्रिटिशर से लिबरेट करने की दिशा में इसकी फाउंडेशन की गई थी, ठीक है, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की। इसमें देखिए लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है ये बताना है, ठीक है। तो एक इकोनॉमिस्ट थे मैक्स लॉरेंज, 1905 में इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था लॉरेंज कर्व का। एक ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इकोनॉमिक्स में, इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा आप। ऐसे देखिए कुछ होता है कॉन्सेप्ट, ये लाइन ऑफ इक्वालिटी होती है, ठीक है। और इस लाइन को आप जो नीचे है, ठीक है, इसको ये कह सकते हैं जो लोवेस्ट से हाईएस्ट इनकम में क्यूमुलेटिव पीपल का सम होता है, शेयर होता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये वाली जो लाइन है इसमें इनकम जितनी भी अर्न की गई है वो क्यूमुलेटिव शेयर इसको मानते हैं, ठीक। तो यहाँ इसके बीच में से जो वक्र निकलता है उसके माध्यम से इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। तो इसी को लॉरेंज कर्व कहते हैं। थोड़ा डिटेल में इसको देख लीजिएगा एक बार अपने इकोनॉमिक्स के नोट्स में या बुक में, ठीक। इसको चुनेंगे हम यहाँ से। देखिए फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे कई सारी पत्रिकाएं, पुस्तक है ना, समाचार पत्र है ना, ये सब प्रकाशित किए जाते थे, तो उनके नाम आपको पूछे जाते हैं, तो इसकी लिस्टिंग्स आप जरूर देखा करिए। उसी क्रम में फ्री हिंदुस्तान एक नाम की पत्रिका जो है इसका प्रकाशन किसने किया, ठीक। तो ये इनका नाम है तारक नाथ दास, ठीक है। देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बात हो रही है कि प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष इनका जो है कब चुना गया। तो आपको पता होगा 1885 एडी में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो थे इनके द्वारा फाउंडेशन होती है इसकी, ठीक है, कांग्रेस की। उसके बाद पहला सेशन होता है 85 में, तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। फिर 86 में जो होता है उसमें दादा भाई नौरोजी आ गए थे, प्रेसिडेंट थे। तीसरे में बदरुद्दीन तैयब जी थे, ठीक, ये पहले मुस्लिम जो कह लीजिए वो थे ना कांग्रेस के प्रेसिडेंट। और चौथा जो सेशन हुआ 1888 में, यहाँ पे फर्स्ट यूरोपियन प्रेसिडेंट थे इसके जॉर्ज यूल, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। गदर पत्रिका के बारे में आपने फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम में पढ़ा होगा, तो ये पूछा जा रहा है कि किस रूप में प्रकाशित होती थी, है ना। तो ये जो है साप्ताहिक यानी कि वीकली पत्रिका थी, जिसकी फाउंडेशन किसने की थी ये आपको हमको कमेंट करके बताना है, ठीक। पहले भी कई बार बताया गया है आपको। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया था, नेशनल प्लानिंग कमेटी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बनाया गया था 1938 में, बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। 38 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो इनके द्वारा फाउंडेशन किया गया और इसके जो चेयरमैन थे है ना नेशनल प्लानिंग कमेटी के उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक। इनका नाम भी ध्यान रखें। इनमें से किस वर्ष से बजट जो यूनियन बजट आता है, ठीक है, उसको पेश करने की परंपरा 1 फरवरी से शुरू की गई, है ना। तो ये शुरू किया गया था 2017 से। इसके पहले कब होता था जरा ये बताइए तो आप। हिस्ट्री में आपने अलेक्जेंडर यानी सिकंदर के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके द्वारा 2 नगरों की स्थापना की गई थी, निकैया और बऊकेफला, है ना। इनके नाम ध्यान से देख लीजिए, कई बार पूछे जाते हैं ये, ठीक है। हम ए ऑप्शन को चूज करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, 2 मतलब पेयर हैं, दरबारी कवि और किस सम्राट से वो संबंधित है वो लिखा है। तो यहाँ पे जो है गलत हो जाएगा, ये संस्कृत पोएट जो हरिसेन थे ये संबंधित थे इनसे समुद्रगुप्त से, है ना। अकबर ये गलत दे रखा है, बाकी के पेयर ठीक हैं, इसको भी देख लीजिए आप। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अध्ययन किया था, ठीक है। तो यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी जो है ना, यहाँ पे इसने स्टडीज की बुद्धिज्म वगैरह की, ऑप्शन ए।
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कुछ डिपार्टमेंट्स हैं और किसके द्वारा फाउंडेशन की गई वो लिखा है। तो दीवान ए रियासत जो है डी ऑप्शन में, जिसको चुनेंगे हम, बलबन नहीं, ये अलाउद्दीन खिलजी जो है इसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? ठीक है, तो उस टाइम के जो फ्रूट्स वगैरह होते थे, है ना, दिल्ली सल्तनत की बात है ये, तो उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो है उपाय किए थे फिरोज शाह तुगलक ने। किस युद्ध में भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई? ठीक है, तो मुस्लिम रूल का आप देखेंगे स्टार्ट जो होता है ये 1192 वाला जो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को हरा करके ये गोरी वगैरह जो है आगे सक्सीड करते हैं, तो यहीं से माना जाता है मुस्लिम डोमिनेशन का फाउंडेशन इंडिया में। निम्नलिखित मुगल सम्राट को उनके मकबरे के स्थान से सुमेलित करना है। तो देखिए, ए में लिखे हैं शासक के नाम, जैसे ABCD में, और 1 2 3 करके उनके जो प्लेसेस हैं वो लिखा है। तो यहाँ नीचे जो कोड दिए हुए हैं, तो ऐसे समझिए यहाँ ऊपर A, B, C और D हो जाएगा। ठीक, तो इसके हिसाब से ऐसे देख लीजिए नीचे नीचे। ठीक, तो अकबर का मकबरा जो है कहाँ पे है? सिकंदरा यानी कि आगरा में। ठीक है, तो ये सामने ही है, तो A का हो जाएगा 1। ठीक है, तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए क्योंकि इसमें पहले ऑप्शन पे 2 2 दे रखा है। फिर है हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। ठीक है, तो B का हो जाएगा 3, है ना। तो ये कहाँ मिल रहा है आपको? डी ऑप्शन में। तो सी वाला भी कट गया, तो यही उत्तर हो जाएगा। बाकी भी देख लीजिए, बाबर का जो है वो काबुल में है, अफगानिस्तान में, और जहांगीर का लाहौर में है। शाहजहां का मकबरा कहाँ पे है, जरा कमेंट करके बताइए तो फटाफट। गुलामी और ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ठीक है, तो अब तो खैर काफ़ी चीज़ें कंट्रोल में हैं, परंतु जब आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे वर्ल्ड वॉर के टाइम या उसके पहले के, तो अफ्रीकन रीजन से काफ़ी ज़्यादा स्लेवरी जो है की जाती थी, जो बड़े बड़े देश है स्पेशली अमेरिका वगैरह में। ठीक है, स्लेव्स वगैरह ले जाए जाते थे, ह्यूमन स्लेव्स बना के। ठीक है, तो इन्हीं पीड़ितों की जो है एक तरीके से स्मृति में एक डे मनाते हैं गुलामी और ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार के रूप में। ठीक है, प्रतिवर्ष 25 मार्च को। निम्नलिखित में से समिति और उनके अध्यक्ष की कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसके संबंध की समितियां हैं और उसके जो अध्यक्ष थे उनके नाम लिखे हैं। तो संचालन समिति यानी कि जो स्टीयरिंग कमेटी थी, इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक, ये गलत हो जाएगा। किस वर्ष से रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया और एक साथ पेश किया गया? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे वर्ष 2017 में इसको मर्ज किया गया था। तो अब यूनियन बजट और रेलवे बजट जो है एक साथ ही प्रस्तुत होता है, उसी के यूनियन बजट के एक भाग के रूप में। पहले क्या होता था कि एक परंपरा थी, रेलवे बजट जो है यूनियन बजट से अलग रूप से पेश किया जाता था। ठीक है, स्पेशली। तो आप हमको जरा ये बताइए, ये भी हमने आपको पहले बता रखा है कि किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे रेलवे बजट जो है ब्रिटिशर्स के टाइम पे अलग से जो है प्रेजेंट होने लगा था। ठीक है, ईयर बताइए जरा वो फटाफट। किस वर्ष तक बजट सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ही पेश किया जाता था, ये बताना है। ठीक है, तो यूनियन बजट आज अब जब आप देखते हैं यूनियन बजट आता है ना, तो एक वेबसाइट है, उसको आप अपने पढ़ने के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। इंडिया बजट ऐसे फुल फॉर्म में है .gov.in करके। ठीक है, इस पे उसकी PDFs वगैरह जो है डाल दी जाती हैं भारत सरकार के द्वारा। तो यूनियन बजट अब दोनों भाषाओं में प्रस्तुत करते हैं, हिंदी और इंग्लिश में। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सिर्फ इंग्लिश में ही, क्योंकि ब्रिटिशर्स इंग्लिश में ही प्रस्तुत करते थे, तो 1955 तक जो है हम हिंदी में ही पेश करते थे, सॉरी इंग्लिश में। फिर उसके बाद से जो है दोनों भाषाओं में हो गया। पहली बार पेपरलेस बजट जो है कब पेश किया गया था? तो अभी पोस्ट कोरोना जो है 2021-22 का जो पहला, मतलब 21-22 का जो फाइनेंशियल बजट, यूनियन बजट प्रस्तुत किया गया, तो उसमें भारत का पहला जो पेपरलेस बजट है उसको डिजिटल फॉर्म में, यानी कि एक टैबलेट और यानी डिजिटल स्क्रीन के माध्यम से इसमें लोकसभा यानी कि संसद में पेश किया गया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो कुल मिला के अब तक जो है 2 यूनियन बजट यानी 21-22 और 22-23 ये डिजिटल रूप में आ चुके हैं। तो पहला जो है 21-22 का है। स्वतंत्र भारत की पहली महिला वित्त मंत्री के तौर पर इंदिरा गांधी जी ने किस वर्ष में बजट, यूनियन बजट जो है उसको पेश किया था? तो पहली महिला के रूप में, फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया था 1970 में यूनियन बजट, और
दूसरी महिला की बात करें तो वर्ष 2019 में ये निर्मला सीतारमण जो है ये बन गई हैं, ठीक है। तो इनका नाम भी ध्यान रखें। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो संविधान का भाग 4 जो है आर्टिकल 36 से 51 तक, क्या भाग का नाम है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसमें अनुच्छेद 49 यानी कि 49 जो है, इसमें जो हमारे राष्ट्रीय इंपॉर्टेंस के मतलब नेशनल इंपॉर्टेंस के जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, है ना, फेमस पब्लिक प्लेसेस हैं, है ना, और जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनका प्रोटेक्शन भारत के लोगों के द्वारा जो है अपेक्षित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट जो 3 है फंडामेंटल राइट्स वाला, उसी के संबंध में अनुच्छेद है। तो उसमें 12 से 35 तक आर्टिकल्स दे रखे हैं। तो 14 जो है विधि के समक्ष समानता का है। अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी का अबॉलिशन करने वाला अनुच्छेद 17 है। उपाधियों का अंत यानी कि जो टाइटल्स पहले दिए जाते थे ब्रिटिशर्स के टाइम पे, तो उन सबको अबॉलिश कर दिया गया है अनुच्छेद 18 के द्वारा, ठीक है। और धार्मिक कार्यों के प्रबंध की जो स्वतंत्रता है यानी कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ये प्रावधान है अनुच्छेद 26 में। 27 जो है तो इसमें ये है ना आपका फ्रीडम फ्रॉम ये टैक्सेशन, है ना, किसी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन के लिए जो टैक्स लगते हैं उनसे छूट का जो प्रावधान है वो है। राष्ट्रपति के द्वारा शपथ प्रतिज्ञान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ठीक है। ओथ एंड अफर्मेशन की बात हो रही है। तो कोई भी, जैसे अभी जुलाई में ही द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी, तो अपने राष्ट्रपति के कार्यभार को जो है शुरू करने से पहले उनको एक शपथ लेनी होती है, ठीक है, अपने पद की। तो ये अनुच्छेद इसका प्रावधान है 60 में, ठीक है, भाग 5 के अंदर, ठीक। कौन इनको शपथ दिलवाता है? भारत के जो चीफ जस्टिस होते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संविधान के किस भाग में, ठीक है, इस पद की बात हो रही है, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, CAG। तो पता है आपको पार्ट 5 के बारे में अभी हमने प्रेसिडेंट वाला आर्टिकल देखा। तो ये शुरू होता है कहाँ से? आर्टिकल 52 से लेके 151 तक, ठीक है। तो अनुच्छेद 148 से देखेंगे तो यहाँ से CAG के प्रावधान स्टार्ट होते हैं। तो यानी कि भाग 5 में ही तो है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत और किस देश की सेनाओं ने दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक सहयोग के तहत विशाखापत्तनम में 3 दिवसीय संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास यानी कि ह्यूमैनिटेरियन एक एक्सरसाइज है, ठीक है, असिस्टेंस प्रोवाइड करने की, टाइगर ट्रम्प, ठीक है, इसको किया है। तो भारत और इसमें और किस देश की सेना थी? तो ये US यानी अमेरिका की। तो इसमें से C करेक्ट हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। 20 अक्टूबर 2022 को गुजरात के केवड़िया में, केवड़िया कहाँ पे है? जहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी है ना, सरदार पटेल जी वाला। तो मिशन लाइफ का शुभारंभ यहाँ पर किसने किया है, ठीक है। तो मिशन लाइफ जो है इसको शुरू किया गया है क्लाइमेट चेंज, है ना, इन सब की दिशा में फाइट करने के लिए। तो इसको शुरू किया है, लॉन्च किया है वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, ठीक। बी ऑप्शन करेक्ट है। हाल ही में भारत द्वारा परमाणु सक्षम अग्नि प्राइम मिसाइल, ठीक है, अग्नि मिसाइल जो है तो उसी का एक एडिशन है अग्नि प्राइम। तो इसका सफलतापूर्वक परीक्षण जो है कहाँ से किया गया है, ठीक है। तो इसको अभी अक्टूबर में जो है टेस्ट फायर किया गया उड़ीसा कोस्ट से, ऑप्शन C को हम चुनेंगे। एक प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल होती है ये, ठीक है। और इसकी जो मारक क्षमता की अगर हम बात करें तो ये अराउंड 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर्स के जो टारगेट्स हैं उनको पेनिट्रेट कर सकती है, ठीक। जनवरी से फरवरी 2023 के मध्य 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो आयोजन होता है किस राज्य में किया जाएगा? तो अभी हाल ही में जो हमारे यूथ अफेयर्स मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने इसको अनाउंस किया था कि इसको जो है अराउंड 31 जनवरी से लेकर के 11 फरवरी के बीच में ये स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो 5वां एडिशन है, इसको ध्यान रखेंगे, डेट याद रखेंगे, ठीक, और स्टेट कौन सा है। एडल गिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2022 में किस भारतीय ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, ठीक है। तो फिलांथ्रोपी लिस्ट जो है ये हुरून, एडल गिव हुरून इंडिया की, ठीक है, ये भी हाल ही में प्रकाशित हुई। तो इसमें जो है कह लीजिए परोपकार करने की दिशा में जो सूची लोगों की है, इसमें भारत में शीर्ष स्थान पे हैं शिव नाडर, ठीक है। ये जो आप देखते हैं ना IT कंपनी है HCL, ठीक है, तो उसके फाउंडर हैं ये, ऑप्शन C।
अक्टूबर 2022 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के आदित्य L1, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मिशन है, आपको पता होना चाहिए किसके लिए है, सन का जो है अध्ययन करने के लिए, यानी कि सूर्य का, ठीक है, आदित्य L1। तो इस मिशन के प्रधान वैज्ञानिक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो इसरो के द्वारा यहाँ पे अपॉइंट किया गया है प्रिंसिपल साइंटिस्ट ऑफ आदित्य L1 मिशन डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम के, ऑप्शन ए। इनका नाम ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट इवेंट है ये, और आदित्य L1 के बारे में आपको पता होना चाहिए। हर दिन हर घर आयुर्वेद, ठीक है, ये एक थीम है, किसकी थीम है, 7वां आयुर्वेद दिवस 2022 की, ठीक है। तो किस दिन मनाया गया आयुर्वेद दिवस ये बताना है, तो थीम देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले दिनों में, क्वेश्चंस जो भी पूछे जाएंगे। ये ऑब्जर्व किया गया है आपका 23 अक्टूबर को। चलिए आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। 20 से 28 नवंबर तक 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 जो है किस राज्य में या फिर कहाँ जो है आयोजित किया जाएगा, ठीक। तो 53वां एडिशन है, डेट्स 20 से 28 नवंबर तक, ठीक है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा गोवा में। बी ऑप्शन करेक्ट है। और समाप्त करेंगे यहाँ पे इस वीडियो को। सारे क्वेश्चंस को आप एक बार देख लीजिए, जो पूछे हैं मैंने आपसे उनको प्लीज़ कमेंट करके बताइए। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।